गोवा भारत का एक ऐसा शहर जिसने जितनी रंगीनियां देखी हैं उतना ही अपराध की कालिख भी देखी है। देश की आज़ादी के बाद गोवा ने भी आज़ादी के रंग देखे, लेकिन ये रंग इतने आज़ाद हो चले थे कि पहले तो हिप्पियों ने और फिर ड्रग माफियों ने गोवा को अपना गढ़ बना लिया। मुश्किलन पे काबू पाया गया, लेकिन एक दफ़े अगर अपराध घुस गया तो वहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो जाता है। आज की इस कहानी में मैं आपको एक ऐसे ही पेचीदा केस सुनाने वाली हूँ जिसने आज से 15 वर्ष पहले गोवा आने वाले पर्यटकों के साथ साथ आम लोगों की भी रूह हिला दी थी, बल्कि साथ के सरकारों की भी हिलने की सामत आ गई थी। 15 साल पहले 18 फरवरी 2008 को गोवा के एक बीच अंजुना बीच पर एक बच्ची जिसका नाम रहता है स्कारलेट किलिंग, उस बच्ची की लाश मिलती है। तो इस मामले पे छापेमारी होती है, गिरफ्तारी भी हुई और केस भी चला, जिसकी हमारी कानून व्यवस्था के अनुसार सुनवाई हुई। और इतनी लंबी सुनवाई हुई कि अभी 2019 की 18 जुलाई को इस मामले पे फैसला आया। आखिर क्या था यह मामला और कौन थी स्कारलेट किलिंग और किसने की थी उसकी हत्या, चलिए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। स्कारलेट किलिंग 15 साल की एक ब्रिटिश बच्ची 2008 में अपने परिवार के साथ गोवा घूमने आई थी। उसे गोवा का माहौल कुछ इतना भा गया कि उसने अपनी माँ से कुछ और दिन रहने की परमिशन मांगी। पहले तो स्कारलेट की माँ नहीं मानी, लेकिन उसके काफ़ी जिद करने पर स्कारलेट की माँ उसे कुछ और दिन गोवा में रुकने की इजाज़त दे दी। उसके बाद उसकी माँ खुद वहाँ से बाकी के परिवार के साथ कर्नाटक चली गई। लेकिन एक दिन इस खूबसूरत लड़की स्कारलेट की लाश समुद्र के किनारे बीच पर मिली। उसके लाश पे सुइयों के निशान थे, हाथ पैर पे जगह जगह कटने के निशान भी थे। लाश को देखने भर से ऐसा लग रहा था कि ये कोई इंसान का काम नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा खौफनाक काम को अंजाम देने के लिए राक्षसी प्रवृत्ति का होना जरूरी है। गोवा पुलिस ने मामले की छानबीन की और कुछ गिरफ्तारियां भी की, लेकिन कुछ ठोस नहीं मिल पाया। उन्होंने इस केस में हत्यारे और हत्या के कारण की जगह पर अज्ञात लिखकर अपने काम को रफा दफा कर दिया। लेकिन इनको अंदाजा नहीं था कि एक विदेशी लड़की के साथ इस तरह हैवानियत भरा कांड होने के बाद न ही एम्बेसी चुप बैठेगी और न ही इंटरनेशनल मीडिया, पुलिस और सरकार संभल पाती या आगे की कार्रवाई कर पाती कि उससे पहले ही स्कारलेट की मां कियोना ने एम्बेसी से गुहार लगा दी। और फिर तो ब्रिटिश मीडिया इस मामले में उखड़ पड़ा और पूरे दुनिया में गोवा के नाम पे पट्टा लगना शुरू हो गया। कहीं कहीं तो गोवा पुलिस पर इस मामले को सही ढंग से हैंडल ना करने और किसी व्यक्ति विशेष को बचाने के लिए जानबूझकर मामला लटकाने का इल्जाम भी लगा। जब बवाल बढ़ने लगे तो न सिर्फ गोवा सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी हरकत में आई और इस मामले की जांच दोबारा से शुरू की गई। मीडिया और सरकारों की दबाव में पुलिस की जांच को बढ़ाया गया और उस बीच के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की गई। तो कुछ लोग डरते सहमे गवाह के तौर पे आगे आए। इन गवाहों ने पुलिस को बताया कि कैसे कुछ लोग स्कारलेट को कुछ खिलाते पिलाते देखे गए थे। स्कारलेट उन लोगों के साथ काफ़ी कंफर्टेबल नज़र आ रही थी। और फिर इन्हीं गवाहों में से किसी ने बताया कि उन्होंने कुछ लोग को पार्क में स्कारलेट के ऊपर लेटे हुए देखा और अश्लील हरकतें करते हुए देखा था, लेकिन उनके अनुसार स्कारलेट नशे में होगी, चूँकि उसने कुछ खास विरोध नहीं किया। अब पुलिस ने अपना ध्यान केंद्रित किया गवाहों द्वारा बताए गए हुलियों वाले लोगों पर और खासकर स्कारलेट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर, जिस पे पहले उन्होंने इससे ज़्यादा ध्यान नहीं दी थी, क्योंकि गोवा आने वाले हर पर्यटक, वो चाहे देसी हो या विदेशी, नशा तो उनके खून में ही मिल जाता है। लेकिन इस टाइम नए सिरे से पोस्टमार्टम रिपोर्ट जांच करने पर पुलिस ने पाया कि स्कारलेट के शरीर में भारी से भारी ड्रग्स पाए गए थे। इन सब के अलावा उसके शरीर पे जो काटने के निशान लगाए गए थे, जो कि नशे में वो उसने खुद ही लगाए होंगे या उन लोगों के द्वारा दुष्कर्म के प्रयास करते हुए लगे होंगे। लेकिन यहाँ मामला कुछ उलझा हुआ था, क्योंकि उसके शरीर पे 50 से ज़्यादा कटने के निशान मिले थे और ये कटने के निशान हत्यारों की तरफ चीख चीख के इशारा कर रहे थे। सभी चीज़ों को जोड़कर पुलिस ने अपनी थ्योरी बनाई और इसी थ्योरी पे पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया,
जिसका नाम था समसन डिसूजा और प्लासिडो कैथोल। ये दोनों पास के रेस्टोरेंट में काम करते थे और दोनों अभियुक्तों की पहचान करवाई गई और गवाहों ने इन्हें पहचान भी लिया था, लेकिन दोनों ने भी अपना गुनाह नहीं कबूला और फिर से यह केस एक जगह पे आके रुक गया। अब भी पर्याप्त सबूतों का अभाव था। शायद इसी के चलते कोर्ट ने इन दोनों को राहत दे दी, लेकिन कोर्ट कोई भी नतीजे पे पहुंचता उससे पहले ही इस केस को चाइल्ड कोर्ट को सौंप दिया गया, क्योंकि मरने वाली लड़की सिर्फ 15 साल की थी। लेकिन अभी भी पुलिस कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई, तो यह केस चाइल्ड कोर्ट में भी लंबा चला और कोर्ट ने पुलिस को हिदायत दी कि उन्हें अपना जांच का दायरा बढ़ाते हुए तुरंत ही ठोस सबूत पेश करने होंगे। तो पुलिस ने एक बार फिर से इस केस के सारे बिखरे हुए तारों को एक साथ जोड़कर देखा तो उन्हें मिली स्कारलेट की एक डायरी, और इस डायरी में उन सारे दिनों की बातें थीं जितने दिन वो अपने माँ से अलग अपने दोस्तों के साथ गोवा में अकेले रही थी, और इस डायरी में थे उन काले दिनों के राज जिससे इस केस की पूरी गुत्थी सुलझ सकती थी। स्कारलेट की इस डायरी में माँ के चले जाने के बाद सेक्स के एक्सपेरिमेंट, ड्रग्स और शराब के बारे में काफ़ी बातें लिखी हुई थी। उसने उन बातों का जिक्र था जो उसकी कल्पना थी वो गोवा में आकर पूरी हुई थी। 15-16 साल की उम्र में हर किशोर के मन में कई सवाल और इच्छाएं जन्म लेती हैं, और इसी चक्कर में कई किशोर अपने रास्ते से भटक जाते हैं, और स्कारलेट के साथ भी यही हुआ। उसने इस डायरी में अपने गाइड के साथ हुए सेक्स के बारे में बहुत कुछ लिखा था, और जैसे जैसे पुलिस पन्ने पलटते गई स्कारलेट ने खुद पर से कंट्रोल छूटने की बात भी लिखी थी। उसके कहानी में कई नए लोग जुड़ गए। दिन पर दिन वह जिंदगी के नई रंगीनियों के लेवल पार कर रही थी। न केवल शराब बल्कि ड्रग्स में भी कई तरह के एक्सपेरिमेंट नए दोस्तों के साथ किए थे, लेकिन स्कारलेट के नए दोस्त असल में दोस्त नहीं बल्कि हवस के ऐसे भूखे राक्षस थे जिन्होंने उसे हार्डकोर पॉर्न दिखाया था। फिर नशे की हालत में उसके साथ कई मर्दों ने दुष्कर्म किया। स्कारलेट इसके बारे में और डिटेल में नहीं लिख पाई थी, लेकिन उसने एक जगह पे लिखा था कि मुझे डर लग रहा है, जूलियो मुझे सेक्स के लिए यूज कर रहा है, कई लोग मेरे पीछे पड़े हैं, और कई जगह उससे दुष्कर्म होने की बात लिखी थी। डायरी के अंत में उसने वहां से निकलने की बात लिखी थी और साथ में एक जल्लाद का फोटो भी बनाया था। स्कारलेट की मां ने इस केस को पूरे शिद्दत के साथ लड़ा, क्योंकि उन्होंने अपनी प्यारी बेटी को जिस हालात में देखा था जो असहनीय था। स्कारलेट की मां का कहना था कि जिन लोगों ने यह सब किया है उनको अच्छे से पता था कि वह क्या कर रहे हैं। उनकी हैवानियत ने उसे ड्रग्स का आदी बनाकर सेक्स स्लेव बना दिया था, और 15 साल की बच्ची के सेक्सुअल जिज्ञासा को उसका सबसे बुरा सपना बना दिया गया था। पुलिस की नाकामी के चलते अब यह केस सीबीआई को दे दिया गया और 2010 में चिल्ड्रन कोर्ट में सुनवाई हुई, क्योंकि लड़की की उम्र कम थी। हमारे जुडिशियल सिस्टम के आगे स्कारलेट का यह केस खुद हार चुका था। लाचार लापरवाही के कारण यह केस काफी लंबा खींचा गया। इस बीच स्कारलेट की मां ने यह आरोप लगाया कि इस तरह के ड्रग्स और सेक्स रैकेट में सरकार के मंत्रियों की भी मिली भगत है और उन्हीं के संरक्षण में यह काला धंधा पनप रहा है। लेकिन स्कारलेट की मां के इस बात पे किसी ने ध्यान नहीं दिया और अपनी बेटी के इंसाफ के लिए मांग करती एक मां की आवाज सिस्टम के गलियारों में खोकर रह गया। केस को इसी आधार पर चलाया गया कि डिसूजा को स्कारलेट के साथ आखिरी बार देखा गया था, पर कोर्ट ने उन दोनों में उस बात पे बताने से इनकार कर दिया। इस मामले में कुल 33 गवाह थे, लेकिन वक्त के साथ साथ धीरे धीरे कुछ गवाह भूल गए, टूट गए और कुछ तो केस की तारीख पर आए ही नहीं। 8 वर्ष के बाद जब दोनों आरोपियों को कोर्ट ने छोड़ दिए तो स्कारलेट की मां का कानून पर से विश्वास ही उठ गया और बेटी के इंसाफ मिलने की आस ही खत्म हो गई। लेकिन 12 साल बाद 15 जुलाई को स्कारलेट के इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फाइनल फैसला सुनाया, जिसमें डिसूजा के आरोप सच पाए गए, लेकिन दूसरे आरोपी को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। स्कारलेट की मां अब भी इस फैसले से सहमत नहीं थी और उनकी बेटी को मिला इंसाफ अधूरा ही रह गया।
तो ये थी कहानी एक टूरिस्ट स्कारलेट किलिंग की। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आया होगा। अगर कहानी पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले देख सकें।